दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एमजी शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, बिहार राज्य अध्यापक परीक्षा 2023 के क्रम में आज हम लेकर उपस्थित हैं सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 3, जो घटना चक्र के दो सीरीज से लिया गया है, जिसमें दिए गए प्रत्येक प्रश्न आप सभी के लिए अत्यंत आवश्यक एवं उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भाई अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ये प्रैक्टिस सेट 3 है और आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। 40 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं? 6 है, 8 है, 5 है और 10 है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये दिया गया है 40 के गुणनखंड हमको निकालने हैं। तो 40 को अगर लिखेंगे, 40 की बात की जाए तो 40 को लिखेंगे 1 गुणे 40, एक तो ये हो गया, और फिर लिखेंगे 2 गुणे 20, उसके बाद लिखेंगे 4 गुणे 10, और फिर लिखेंगे 8 गुणे 5। यानी ओवरऑल ये कहा जाए तो एक तो हो गया 1 गुणे 40, 40 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2 गुणे 20, और तीसरा हो जाएगा 4 गुणे 10, और चौथा हो जाएगा 8 गुणे 5। तो 40 के जो गुणनखंड हैं वो धनात्मक गुणनखंड के क्रम में हम देखें अगर, तो कुल जो है ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल मिला के कितने हैं? 8 हैं। तो कुल 8 जो है ये गुणनखंड दिए गए हैं। तो दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों, दूसरा नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस 3 इंटू 8 और डिवीजन किया गया है 2 से, तो का मान बताना है। तो चलिए इस सवाल का मान बताते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि ये ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो लिख लें 3 और माइनस 9 माइनस 3 इंटू 8 अपॉन 2 से इसको क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 4 जा 8 हो गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 3 12 माइनस 9 ये हो गया, और 3 यहाँ है। इसी क्रम में दोस्तों अगर इसको हल करेंगे तो ये 3 माइनस, और अंदर इसके ब्रेड के 12 से 9 निकल जाएगा तो बचेगा 3। तो ये भी माइनस में होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अर्थात कुल मिला के हो जाएगा 6। 6 हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो 6 ऑप्शन जो दिया गया है वो डी में दिया गया है। तो डी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। ये है 8/7 और 5/6 दोनों व्युत्क्रमानुपाती के योग का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल हमारा दिया गया है। तो सबसे पहले तो ये दिया गया है 8/7 और 5/7 दोनों का हमें व्युत्क्रम बताना है। तो इसका तो हो जाएगा 7/8, यानी इसको उल्टा कर देंगे, और इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5, 6/5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके गुणा कर लेते हैं, यानी सॉल्व करते हैं। तो 7 गुणे 5 और प्लस 6 गुणे 8, और अपान हो जाएगा 8 गुणे 5। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। तो ये हो जाएगा 7 5 35 और 6 8 48, यानी 35 प्लस 48 और अपान 40, ये 40 हो जाएगा। चलिए और इसको सरल कर लेते हैं। तो 8 5 13 हो जाएगा, और 4 3 7 1 8 हो जाएगा। 83 बटे कुल मिला के 40 हो जाएगा। ये हो गया 83 बटे 40। अब इसका भी व्युत्क्रम बताना है। तो जब 83/40 आ गया,
ये 83/40। अब इसका भी उत्क्रम करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, यानी कि 40/83। 40/83 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 40/83। तो दोस्तों ये डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी कि 3 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 5 दिन और 6 घंटों में मिनटों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो एक दिन और रात मिलाकर के जो 24 घंटे होते हैं, तो इसमें 5 दिन दिया गया है। तो एक घंटे में अगर 24 घंटे होते हैं, दिन में अगर 24 घंटे होते हैं, तो 5 दिन में कितने हो जाएंगे? तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 गुणे 24। और इसको जब हल करने पर हमको मिलेगा तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, 120 जो है ये घंटे हो गए। और एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 120 घंटे में कितने मिनट होंगे? तो दोस्तों इसको 60 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। और 60 से गुणा करने पर ओवरऑल हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 छक 72, यानी 7200 मिनट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद दिया गया है 6 घंटे। तो 6 घंटों की बात करें तो एक घंटे में 60 मिनट होता है, एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 6 घंटे में यानी 60 गुणे 6 हो जाएगा। तो जब ये 60 गुणे 6 हो जाएगा तो 6 36 यानी 360 ये मिनट हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 06235 यानी 7560 मिनट कुल मिला के हो जाएगा। कुल मिला के 7560 मिनट हो जाएगा। और मिनट में ही हमको निकालना है, तो इसका ओवरऑल सी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, 7560 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है, ये 5वां नंबर, एक वृत्त का व्यास 112 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है हमको। तो एक जो है एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त का जो व्यास है, व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन जो है वो दिया गया है, ये 112 सेंटीमीटर है। तो व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या होती है, अर्थात 112 को हम जब 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा, त्रिज्या हमारी निकल जाएगी। 2 पंचे 10 और 2 छक 12, यानी कि कुल मिला के 56 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा 56 और सेंटीमीटर। चलिए परिधि की बात करें तो परिधि हमारा होता है, परिधि होता है बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर के अंतर्गत मान रख देते हैं, तो 2 को 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 होता है और आर का हम पहले ही निकाल चुके हैं 56 सेंटीमीटर। चलिए इसको जब हल करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के हमारा आ गया, ये आ गया 2 गुणे 22 और गुणे 8। चलो इसको वाश करके फिर से लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 22 गुणे 8, यानी 2 गुणे 22 और गुणे 8, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। और 16 को अगर हम 22 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 16 और गुणे 22। 16 गुणे 22 जो हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 352। कितना आ जाएगा? 352। और 352 हमारा जो दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 352। तो 352 चलिए देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है प्रश्न संख्या 6। 6 की बात कर लेते हैं। तो 6 में दिया है, यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ जाती है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो परिवर्तन इसका निकालना है, तो इसको तो पहले छोटा कर लें, उसके बाद इसको हल करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि पर्याप्त जगह हमको मिल जाए। तो 6वां नंबर है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो दोस्तों वो की गई है 10% की वृद्धि। तो इसमें लिखेंगे पृष्ठीय यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल की वृद्धि। पृष्ठीय क्षेत्रफल की वृद्धि जो की गई है वो की गई है दोस्तों 10% की वृद्धि की गई है, 10% की वृद्धि। तो जो हमारा फार्मूला होता है 10 + 10 और प्लस, जब वृद्धि की बात आ जाए तो यहाँ प्लस होगा और कमी की बात आ जाए तो माइनस होगा, यानी 10 गुणे 10 ये शॉर्ट ट्रिक है और बटा 100। तो ये हो जाएगा 2 जीरो यहाँ से निकाल देंगे, तो कुल मिला के 10 और 10 20 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के 21% की वृद्धि हो जाएगी।
टोटल ओवरऑल 21% की वृद्धि हो जाएगी। और दोस्तों 21% जो दिया गया ऑप्शन सी में दिया गया है, अर्थात इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है वो कितना है। तो ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन को छोड़कर चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो घनाभ का जो आयतन है, तो सबसे पहले घनाभ का आयतन निकालते हैं। तो घनाभ का जो आयतन है, आयतन की बात कर लेते हैं। तो आयतन दिया गया है, इसका जो फार्मूला होता है यल इंटू बी इंटू एच, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है इसमें। तो आयतन की बात करें तो एक भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो 12 हो गया, और गुणे हो गया 18, और गुणे तीसरा जो दिया गया है वो 27 हो जाएगा। ओवरऑल जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन करके देख लेना, ये हो जाएगा 5832। ये 5832 और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि घन में दिया गया है। तो इसको एक जगह लिख लेते हैं, यानी 5832। तो यहाँ साफ साफ लिख लेते हैं 5832 cm क्यूब। चलिए अब फिर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो होता है 2 और यल प्लस बी एच और प्लस एच और यल। इसके स्थान पर मान रख देते हैं। तो 2 और इंटू ये मान हमारा है 12, एक जो दिया गया है 12 दिया गया है, 12 और गुणे 18 की बात करें तो ये दिया गया है बी का मान हमारा, यानी कि इसकी चौड़ाई का मान दिया गया है, और प्लस चौड़ाई फिर क्या दिया गया है, ये है 18, और ऊंचाई दिया है 27। उसी प्रकार फिर देखते हैं तो ये 27 गुणे 12, यानी कि एल बी एच और एच एल तीनों का मान ये मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो इसको और जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी 2 को बाहर ही रहने देते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा 2 गुणे 18 बराबर 216 हो जाएगा, प्लस ये 18 गुणे 27 हो जाएगा 486, और ये हो जाएगा 324। इसको हल करते जाइए। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के क्रम में यहाँ फिर आ जाते हैं। तो 6 6 12 12 और 4 16, कुल मिला के 16 हो गया, कैरी हुआ 1। उसके बाद फिर जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया एक और 6 1 7 हो गया, 7 8 7 15 15 और 2 सॉरी देखते हैं फिर से, ये 2 ब्रैकेट के बाहर है, ये है 216 और ये है 486 और ये 324। तो चलिए पहले इसको जोड़ लें। 6 4 10 10 10 और 6 16, कैरी आया 1 1 और 3, यानी 8 और 3 हो जाएगा 11 11 और 1 हो जाएगा 12 12 की हो जाएगा 2, कैरी आया 1, और फिर 3 1 4 4 8 8 और 2 10, ये 10 हो जाएगा। तो यानी 1026 इसका जो है मान हो गया। और बाहर अभी ब्रैकेट जो कि अंदर बाहर जो पड़ा है 2 है, तो इसको जब 2 से गुणा कर देंगे तो ओवरऑल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2052। 26 दूना 52, एक का हो जाएगा 2000, यानी 2052 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो वर्ग मीटर में आएगा। इसका जो अनुपात हो जाएगा, चलिए फिर आगे अनुपात की बात कर लेते हैं। तो एक तो हमारा दिया गया था यहाँ 5832, और दूसरा दिया गया था ये 2052, यानी 5832 एक आया है और 2052 ये आया है। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जा रहा है, इसकी बात की जा रही है। तो घनाभ को जब पिघलाएंगे और घन इसको बनाएंगे तो इसका जो फार्मूला है ना, यानी घन का जो क्यूब होगा, घन का जो आयतन होगा, ये आयतन की बात करें तो हो जाएगा ये का क्यूब। ये का क्यूब मतलब घनाभ का आयतन, तो घन का आयतन ये क्यूब बराबर घनाभ का आयतन, अर्थात ये क्यूब बराबर हो जाएगा ये 5832, जो हमारा मान अभी निकल के आया है, इसके पहले निकल के आया है। तो ए क्यूब बराबर होता है 5832। तो ये का मान जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा ये 3 हो जाएगा और 5832 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे
तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी आगे 2 गुणे 3 और गुणे 3 बराबर हो जाएगा। इसका जो है घनमूल निकाल लेंगे, तो घनमूल निकालने पर हमें 2 गुणे 3 मिलेगा और इसका मान हो जाएगा 3 त्रिका 9 दूनी 18। ये 18 हो जाएगा सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। अब उसके बाद घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 6 ये स्क्वायर, अर्थात 6 गुणे 18 स्क्वायर। तो 18 का वर्ग जो होगा वो होगा 324 और आगे 6 हो जाएगा। और 6 को 324 से अगर गुणा करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 1944। कुल मान इसका हो जाएगा 1944, 1944 हो जाएगा। और एक तो हमारा आ गया है। इसका अनुपात की बात करें तो अनुपात एक दिया गया था 2052, जो अभी इसके पहले सॉल्व किया जा चुका है, और दूसरा है 1944। यानी कुल मिला के कहा जाए तो 2052 का और अनुपात जो है 1944। अब इसका अनुपात निकाल देंगे तो इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 57 और ये हो जाएगा 54। अब इसको और छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 19, यानी 3 से इसको करेंगे तो 3 एकम 3 नवा 27 और 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 8 24, यानी 19:18 के अनुपात में आ जाएगा। तो 19:18 जो दिया गया है वो दिया गया ऑप्शन सी में। तो इसका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 8। 8 को देख लेते हैं। तो 8 में दिया गया है उस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी अन्य दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। अब इसमें कर्ण ज्ञात करना है। तो एक भुजा तो दी गई है 8 सेंटीमीटर और दूसरी दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब जब ये कर्ण की बात करने की बात होती है तो जब मान लेते हैं इसको कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो a सेंटीमीटर है, इसको मान लिया जाता है। तो कर्ण जो होता है बड़ी भुजा होती है, अर्थात अगर ऐसे दिया है तो ये कर्ण हो जाएगा। इसका मान हमको ज्ञात करना है। और एक का मान दिया है 15, दूसरे का दिया है 8। तो इस क्रम में इसको पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से सिद्ध करेंगे। किससे? पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से चलेंगे। तो दोस्तों ये स्क्वायर बराबर हो गया, यानी एक का मान दिया गया है 8 स्क्वायर और प्लस दूसरे का दिया है 15 स्क्वायर। तो ये का स्क्वायर आगे बढ़ाते हैं तो 8 8 64 हो जाएगा और 15 15 225 हो जाएगा। वर्ग और वर्गमूल आप याद करते रहें। तो इसी प्रकार आगे जब बढ़ेंगे तो ये स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो 64 और 225 हो जाएगा, यानी 5 4 9 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, यानी 289 हो जाएगा। और 289 दोस्तों जो वर्ग होता है ये होता है 289। तो ये दोस्तों होता है, ये बराबर हमारा हो जाएगा 17। 17 का जो वर्ग होता है वो 289 होता है और 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है। और ये का मान क्रम में हमारा जो है 17 आ चुका है। और ये जो है दिया गया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी 17 दिया गया है। तो ये राइट जवाब हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 9। 9 देख लेते हैं। तो 9 में दिया गया है वो संख्या जिससे ये ज्ञात होता है कि आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई है यह होती है। तो इस सवाल में अर्थात संख्या जो दी गई है वो कितनी बार दोहराई गई है आंकड़ों के हिसाब से बताना है। तो वो संख्या जिससे ये ज्ञात होता है कि आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई है, ये बारंबारता होती है। उसकी क्या होती है? बारंबारता होती है। और ये बारंबारता आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। तो जो संख्या दोहराई जाती है वो कितनी बार आई है, अर्थात बारंबारता के अंतर्गत उसको रखा रखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। सी इसका सही जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 10। 10 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज भुजाओं ए बी डी सी को बढ़ाने पर वे ई पर मिलती हैं। क्या कहता है? ए बी और डी सी को बढ़ाने पर वो ई पर मिलती हैं और भुजाओं ए डी और बी सी को बढ़ाने पर वो एफ पर मिलती हैं। तो इस क्रम में कोण हमारा ये है डी ई, ये 80 अंश है और कोण ए ई डी 50 अंश का है, अर्थात ए एफ बी का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल को चित्र पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो सबसे पहले तो एक वृत्त हमारा हो जाता है और इस वृत्त के हिसाब से अगर हम बनाना चाहें इस डायग्राम को तो ये डायग्राम
इस तरह आकर यहाँ मिलता है। और दूसरा हमारा ये होता है, और इसका जो मान दिया गया है यानी 80 डिग्री दिया गया है, ये मान हमको 80 डिग्री दिया गया है। और दूसरा दिया गया है यहाँ आता है, ये यहाँ आ जाता है तो ये 50 दिया गया है, अर्थात एक तो 80 दिया गया है और एक दिया गया है 50। और ये बिंदु एफ है हमारा, और यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ मान लेते हैं बी, यहाँ मान लेते हैं सी, और ये है हमारा ई, और ये है एफ। सवाल कहता है कि चक्रीय जो चतुर्भुज है उसकी भुजाओं की संख्या ए बी और डी सी को बढ़ाने पर, अर्थात ए बी और डी सी को बढ़ाने पर ये जो है ई पर मिलती है, ए बी और डी सी, यानी ये भुजा जो बढ़ाने पर ऐसे बढ़ा के तो यहाँ पर ये आ जाता है, सॉरी ये भुजा बढ़ाने पर मिलती है हमको ई पर। और दूसरा ए डी और बी सी, ए डी और बी सी जो मिलाने पर हमारा डी है, तो ए डी ये और बी सी ये मिलाने पर ये एफ पर मिलती है, तो यहाँ मिलती है और ये भुजा यहाँ पर मिलती है। चलिए इसी क्रम में तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। जो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो 180 अंश के होते हैं। तो इसको जो है कोण ए बी सी, अर्थात ए बी और सी, ये कोण जो है ये कोण हमको, अर्थात कोण ये बी सी, इसका जो मान होगा और प्लस सम्मुख कोण की इसको जोड़ देते हैं तो ए बी और सी ये कोण हो गया। फिर ए डी सी, ए डी और सी, ए डी और सी ये कोण हो गया। ये दोनों का ए डी और सी इसका मान होता है 180 अंश, ये आपके थ्योरेटिकल में दिया गया है। और फिर आता है कोण ए बी सी, ए और बी सी, तो ए बी सी का मान हमको निकालना है तो ये 180 हो गया। और कोण ए डी सी का मान हमको दिया है 80 सेंटीमीटर दिया गया है। ये 80 सेंटीमीटर हमारा यहाँ दिया गया है, ये 80 सेंटीमीटर दिया गया है, कलर चेंज कर लें, ये 80 सेंटीमीटर है यहाँ दिया गया है ये। चलिए तो जब 180 में से 80 निकल जाएगा तो ये कुल मिला के 100 बच जाएगा, 100 अंश। अब कुल मिला के हमारा जो बचा ये 100 अंश हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में त्रिभुज जो है ए डी और ई में, त्रिभुज ए डी में कोण ये प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर कुल होता है 180 अंश। और कोण ए की बात करें, इसको निकालें तो 180 और माइनस हो जाएगा 80 प्लस 50 हो जाएगा। 80 प्लस 50 हमारा जोड़ करके हो गया 130, और 180 में से 130 जब घटा लेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 50 अंश। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। फिर त्रिभुज आता है, त्रिभुज ए बी और एफ में, तो त्रिभुज ए बी एफ में होगा कोण ए बी और एफ और कोण बी ए एफ। तो सवाल को लिखते जाइए ताकि समझ में आता रहे। और ये जो है हमारे पास उतना पर्याप्त स्थान नहीं है, ये वर्किंग एरिया नहीं, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो ये मान आता है 180 अंश। अब आता है कोण ये एफ और बी, अर्थात 180 अंश में से 100 प्लस 50 150 अंश जो है निकाल देंगे। तो 100 और 50 150 हो गया, और 150 में से यानी 180 में से 150 जब निकालेंगे तो 30 अंश आ जाएगा, 30 अंश इसका आ जाएगा। तो 30 अंश दिया गया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 11। दिया गया है दो संख्याओं 16 और 20 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। अनुपात बताना है कि लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम का और एचसीएफ का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं 16 और 20 का। और 16 और 20 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ये हो जाएगा 80। 16 का 20 और 20 का हो जाएगा 80, एलसीएम निकाल लीजिए, 16 पंचे 80। और 16 और 20 का जो एचसीएफ हो जाएगा
16 और 20 का जो HCF हो जाएगा, HCF ये हो जाएगा 4। अब इसका अनुपात हो जाएगा तो HCF और LCF का अनुपात 4:80 हो जाएगा, और 4 का नम 4 और 4 विषय में यानी 1:20 हो जाएगा। 1:20 जो दिया गया है वो दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। ये ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 नंबर देखते हैं तो 12 नंबर कहता है त्रिभुज की भुजाओं के समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाते हैं? परिकेंद्र कहलाते हैं, अंतः केंद्र कहलाते हैं, लंब केंद्र कहलाते हैं, अथवा केंद्रक कहलाते हैं। जो त्रिभुज की भुजाओं में समान दूरी पर स्थित बिंदु होते हैं दोस्तों, वो अंतः केंद्र जो है कहलाते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के जो समान दूरी पर स्थित होते हैं वो बिंदु अंतः केंद्र कहलाते हैं। और अंतः केंद्र जो दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 13। 13 की बात की जाए तो 13 में ये दिया गया है वो विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ये रीजनिंग का सवाल है। तो सटीक का होता है सही। सटीक आम बोलचाल में कहा जाता है सटीक है, बहुत ही सटीक है, बहुत ही, तो वो सही माना जाएगा। तो इसी प्रकार शिखर का किससे संबंधित होगा? तो चलिए ऑप्शन की मदद से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो शिखर का हो घाटी है, ऊंचा है, शीर्ष है और पर्वत है। तो जिस प्रकार से सटीक का सही होता है उसी प्रकार शिखर का जो होता है वो शीर्ष होता है। शीर्ष अर्थात ऊपर, तो शीर्ष इसका सही जवाब होगा, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है मित्रों, नेक्स्ट दिया गया है 14 नंबर। 14 क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि कथन पहले दिया गया है सभी टूल हार्डवेयर हैं। सभी टूल हार्डवेयर हैं, तो टी फॉर टूल हो गया। और ये क्या है? सभी ये हार्डवेयर हैं। एच से हार्डवेयर हमने बना दिया। प्रश्न कहता है कि सभी टूल हार्डवेयर हैं। उसके बाद दूसरा कहता है कि सभी हार्डवेयर जो हैं मेटालिक हैं। तो ये सभी हार्डवेयर इसके ऊपर आएगा और ये हो जाएगा मेटालिक। अब इसका निष्कर्ष कहता है, निष्कर्ष देख लेते हैं। तो सभी मेटालिक टूल हैं, तो सभी ये मेटालिक हैं और टूल हैं। तो सभी मेटालिक टूल हैं। तो सब मेटालिक तो टूल नहीं है, कुछ मेटालिक टूल होंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। अर्थात कुछ मेटालिक जो हैं वो टूल हैं। और दूसरा आता है हमारा, दूसरा कहता है कि सभी टूल मेटालिक हैं। तो सभी टूल जो हैं मेटालिक हैं, अर्थात इधर से इधर आते हैं तो कुछ होगा और इधर से इधर जाते हैं तो ये हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। तो दूसरा जो कहता है सभी मेटालिक टूल हैं, तो ये सही जवाब हो जाएगा, अर्थात दूसरा सही होगा। और सभी मेटालिक जो है टूल हैं, तो सभी मेटालिक टूल नहीं हैं। और सभी टूल क्या हैं? मेटालिक हैं। सभी टूल मेटालिक हैं, तो ये दूसरा सही हो जाएगा, अर्थात बी निष्कर्ष इसका जो है सही जवाब होगा। तो बी निष्कर्ष कहाँ मिलता है? केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, अर्थात बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर दिया गया है 15 नंबर। 15 नंबर दोस्तों कहता है एक पासे की दो भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। एक ही बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक में कितने बिंदु होंगे? तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में ये देखा जाता है कि कौन सा बिंदु जो है, यानी कौन सा नंबर या फलक पर कौन सा बिंदु ये दिया गया है। कभी बिंदु से मिलेगा डॉट लाइन से, कभी मिलेगा ABCD से डिनोट होगा और कभी कभी गिनती से डिनोट होगा। तो यहाँ बिंदु के माध्यम से दिखाया गया है। तो एक में दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है और 5 दिया गया है। दूसरे में 1 है, 2 है और 4 है। अब इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन सा जो है दोनों में कॉमन है। तो मित्रों देखने पर पता चलता है कि 1 हमारा दोनों में कॉमन है। तो इसको चलिए रोटेट कर लेते हैं। तो पहले चित्र के हिसाब से 1 होगा और ये चित्र ऐसे घूमेगा, अर्थात ये ऐसे चलेगा यहाँ से इस तरह। तो 1 है, उसके बाद 3 है और 3 के बाद फिर 5 है। इतना तक तो समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज के माध्यम, दूसरे डायग्राम के माध्यम से फिर समझते हैं। तो इसको ऐसे ही मोड़ देते हैं, यानी घड़ी की दिशा में अक्सर इसको रोटेट किया जाता है। तो 1 के बाद फिर 1 के नीचे 1 लिखेंगे, फिर 2 आता है, 2 के बाद में फिर 4 आता है। अब देखिए 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया और 5 भी मिल गया, अर्थात पासे में जो है कुल
छह सतह होते हैं, तो छह सतह में छठवां हमारा नहीं दिख रहा है, तो एक का विपरीत हो जाएगा छः। अब अगर इसको देखा जाए तो सभी हमें जो है पॉइंट हमको मिल रहे हैं, एक भी मिल रहा है, दो तीन चार पाँच और छः भी मिल रहा है, तो एक का उल्टा जो है छः होगा, और तीन का उल्टा दो होगा, और पाँच के विपरीत फलक पर जो है चार हो जाएगा। तो इसी क्रम में दोस्तों एक का छः होगा, अर्थात एक का छः होगा तो एक का छः होगा, ये सही जवाब होगा, और जो कि दिया गया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 16। मित्रों प्रश्न संख्या 16 की बात की जाए तो 16 नंबर में ये दिया गया है कि राम दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, और वो दाएं मुड़कर, क्षमा करना, वो बाएं मुड़कर, एक बार पुनः पढ़ देते हैं। तो 16 नंबर कहता है कि राम जो है दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है, और वो बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर जाता है, और अंत में फिर वो मुड़ता है अर्थात बाएं मुड़ता है और 60 किलोमीटर चलता है। अब वो किस दिशा में और कैसे मुंह करके खड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले तो दिशा देख लेते हैं। यानी दिशा, डायरेक्शन जब तक हम बनाएंगे नहीं तो तब तक सवाल जो है आ नहीं सकता। अर्थात कहीं भी हम बैठे हैं या कोई भी स्टूडेंट है कहीं भी बैठा है तो सबसे पहले वो सामने वाला जो है उत्तर मानेगा। अर्थात आप परीक्षा कक्ष में बैठे हैं तो सामने वाला मान लेते हैं कि वो उत्तर है, तो सामने वाला जब उत्तर है तो उसके पीछे वाला दक्षिण हो जाएगा, और जब इसका पीछे वाला भाग दक्षिण हो जाएगा तो ये दोस्तों जो दाहिने वाला भाग होगा ये पूरब होगा, और बाएं वाला भाग जो होगा पश्चिम होगा। इतना तक तो समझ में आ जाएगा आसानी से, क्योंकि ये डायग्राम दिमाग में बैठा लेना है कि सामने वाला उत्तर होगा और पीछे वाला दक्षिण होगा, दाएं वाला जो होगा वो हो जाएगा पूरब, और बाएं वाला जो दिशा होगा वो पश्चिम होगा। अब चलिए सवाल पर चलते हैं। तो सवाल दिया गया है राम दक्षिण दिशा की ओर मुड़ करके खड़ा है, अर्थात राम जो है इस तरह मुंह करके खड़ा हुआ है दक्षिण दिशा में, वो अपने बाएं मुड़ता है। जब दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है तो जब बाएं मुड़ेगा तो बाएं मुड़ेगा, तो जाहिर सी अब चलिए ये बात है कि ये इधर मुड़ेगा। अगर वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है तो जब बाएं मुड़ेगा तो वो पूर्व की तरफ मुंह करेगा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अर्थात ये व्यक्ति यहाँ है तो दाएं, जब बाएं मुड़ेगा तो यहाँ आएगा, और जब यहाँ आएगा तो यहाँ आने के बाद वो रुकेगा नहीं, वो चलेगा 50 किलोमीटर। चलिए 50 किलोमीटर इसको चला देते हैं। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप आता है 40 किलोमीटर चलेगा। पहले तो ये 40 किलोमीटर चलता है, तो इसको तो पहले मिटा लेते हैं। पहले वो यहाँ जब जाएगा तो ये यहाँ जब जाएगा तो ये 40 किलोमीटर चलेगा, तो ये 40 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर वो कहता है कि वो दाएं मुड़ा। अब यहाँ जब ये आ गया इस बिंदु पर, तो जब ये दाएं मुड़ेगा तो दाएं मुड़ेगा तो ये आ जाएगा इधर, अब इधर आएगा तो ये 50 फिर चलेगा, क्योंकि सवाल में दिया गया है 50 किलोमीटर चलेगा। और फिर अंत में वो अपने बाएं मुड़ेगा, तो यहाँ जब होगा तो जाहिर सी बात है बाएं मुड़ेगा तो इधर फिर मुड़ेगा वो, और इस बार वो 60 किलोमीटर चलेगा। तो हर बार वो 10-10 किलोमीटर आगे जाता है। तो सबसे पहले इसका वर्जिन पॉइंट यहाँ था, यहाँ, और उसके बाद वो चला 40 के बाद वो फिर मुड़ा दाहिने, दाहिने मुड़ा तो 50 चला, 50 के बाद फिर वो बाएं मुड़ा और 60 चला। अब सवाल ये कहता है कि वो किस दिशा में मुंह किए हुए खड़ा है, तो ये सवाल के अनुसार यानी चित्र के अनुसार ये पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, और यही हमको बताना है। जोड़ना घटाना कुछ है नहीं, पूरब की तरफ खड़ा है, तो ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ये में दिया गया है पूरब, और ऑप्शन ये सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है 17 नंबर। 17 नंबर देख लेते हैं। तो यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुण है और डी का अर्थ भाग है, तो दिए गए व्यंजक का मान हमको सही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ए बी सी इसके मान को रख देते हैं। तो यहाँ पर जो है जनरली वैसे रख लेते हैं, यही उसके बाद लिखना प्रारंभ करेंगे। तो ये दिया गया है बी देखते हैं, तो बी के स्थान पर माइनस दिया गया है तो माइनस लगा लेते हैं, अर्थात यहाँ लिखेंगे 20 और बी के स्थान पे माइनस हो जाएगा। फिर लिखेंगे 30। उसके बाद फिर ये दिया है, ये का अर्थ हमको प्लस मिल रहा है तो ये हो जाएगा, अर्थात 30 के बाद फिर 15 हो जाएगा।
फिर कहता है सी का अर्थ होता है गुणे, तो सी का अर्थ जब गुणे होता है तो गुणे लिखेंगे और ये हो जाएगा 20। उसके बाद डी का मान जो होता है वो भाग होता है और दिया गया है 5। अब ये सवाल समझ में आ जाना चाहिए और इसको हल कर लेते हैं। तो 5 को काटते हैं, 5 का नम 5 और चौक 20 हो जाएगा। अर्थात जब ये आ जाएगा तो 15 और गुणे 4 हो जाएगा और उसके बाद प्लस 30 हो जाएगा और माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बोर्ड मास के रूल के अनुसार हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौको हो जाएगा 60 हो जाएगा और 60 आगे प्लस लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये 30 है और 30 से ये फिर माइनस है और ये 20 है। इतना तक तो समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये साफ साफ दिया गया है। अब प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं और माइनस को घटा देते हैं, या माइनस को घटा देते हैं उसके बाद उसको घटा लेते हैं, सेम प्रोसेस वही होगा। तो ये हो जाएगा 60 और 20 80 हो जाएगा। प्लस प्लस वालों को जोड़ने पर 60 20 80 हो जाएगा, माइनस 30 तो ये हो जाएगा 50। उत्तर हमको मिल जाएगा 50, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है 50। सी ऑप्शन में इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर। 18 नंबर दोस्तों देख लेते हैं। पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है और एस पी का पिता है, आर एस का भाई है। और यदि टी आर की माँ है तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है, जो कि रीजनिंग से संबंधित है। तो सबसे पहले तो ये बना लेते हैं डायग्राम, उसके बाद इस सवाल को हल करते हैं। तो साथ साथ डायग्राम बनाते चलते हैं। पी क्यू का भाई है, तो भैया ये पी है और ये क्यू है, दोनों क्या हैं? भाई भाई हैं। भाई भाई हैं तो ये दोनों मेल हो गए और मेल को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, फीमेल को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये प्लस हो गया यानी मेल है, ये माइनस यानी फीमेल है। तो ये दोनों भाई हैं और यहाँ लिख देते हैं भाई। फिर दूसरा कहता है यस पी का पिता है, तो पी है ये, तो इनका पिता यस हो गया, यस हो गया। हाँ ये भी मेल हो गया। चलिए इसको थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। तो सबसे पहला जो कहता है पी क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई है और पी का पिता एस है, यानी पी का पिता एस है, ये भी समझ में आता है। फिर कहता है आर एस का भाई है, फिर कहता है पिता है और आर एस का भाई है, तो आर जो है यहाँ आर है वो एस का भाई है, एस का भाई आर है, ये भी हो गया। फिर टी है आर की माँ है, तो टी आर की माँ है, या साथ ऊपर लिस्ट को ले जाएंगे तो टी है, टी माँ है किसकी है? आर की। अब ये श्रृंखला बन गई, तो ये दोनों भाई हैं अर्थात इन दोनों की माँ टी हो गई और इनके जो बेटे हैं पी और क्यू हो गए। अब ये सवाल कहता है कि पी और टी का क्या संबंध है? तो टी और पी का संबंध ये है कि टी का जो पी है वो पोता है और वो उसकी दादी है, पोता। तो पोता इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 19। 19 को देखते हैं। तो 19 में दिया गया है ORGANISTSATION, अर्थात ये जो वर्ड लिखा गया है इसमें ये देख करके बताना है कि हमें आगे जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों में कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, अर्थात जो लेटर यहाँ मिलेंगे वो लेटर यहाँ होने चाहिए और जिसमें नहीं मिलेगा वो नहीं होगा। तो सबसे पहले तो एक एक करके देख लेते हैं। तो GRANTS अर्थात GRANTS ये मिल रहा है। फिर NATION अर्थात NATION TION तो यहाँ मिल रहा है, N यहाँ मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में GIANTS ये भी मिल रहा है और डी में देख लेते हैं तो वो भी मिल रहा है, आर भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है और एन भी मिल रहा है, अर्थात ई कहीं नहीं दिख रहा है। सवाल में जब ध्यान से देखेंगे तो ई हमको कहीं दिख नहीं रहा है और ई जो है डी ऑप्शन में एक्स्ट्रा दिया गया है। तो इस प्रकार ये जो है हमारा ये वर्ड बनाया नहीं जा सकता, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यही पूछा गया है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो सब बनाए जा सकते हैं वो सही है, नहीं बनाया जा सकता वो गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर। 20 नंबर देख लेते हैं। तो दोस्तों एक ये बॉक्स बना है, बॉक्स के अंतर्गत नंबर लिखे गए हैं और नंबर में देखना है कि कौन फॉलो करता है।
तो 7, 13, 6 है और 4, 22 और 18 है। कुछ तो रो में लिखे गए हैं, कुछ कॉलम में लिखे गए हैं। पहले तो रो के हिसाब से देखते हैं, पहले तो कॉलम के हिसाब से, सॉरी क्षमा करना, पहले तो रो के हिसाब से देखते हैं, उसके बाद इसको कॉलम के हिसाब से देखते हैं और इस सवाल को हल करते हैं। तो 7 और 13, 6 दिया है, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 7 और 6 हो जाएगा 13, यानी 7 + 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। अर्थात 7 और 6 को जब जोड़ेंगे तो ये बीच में 13 हमको मिल रहा है। उसी प्रकार 4 और 18 को जोड़ेंगे, यानी 4 + 18 को जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा, ये भी मिल रहा है। तो जब 2 लागू हो रहे हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक लागू करवा देते हैं उससे। और 15 और 7 जो है ये हो जाएगा 15 और +7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। 15, 7, 22 हो जाएगा। और दोस्तों 22 ये ऑप्शन में दिया गया है, जो कि सही जवाब है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 21 नंबर। 20 के बाद 21 नंबर है, 21 नंबर देख लेते हैं। तो दोस्तों 21 नंबर हमारा कहता है कि सभी युवा वैज्ञानिक उदार सोच वाले हैं और कोई उदार सोच वाला अंधविश्वासी नहीं है। तो इस कथन के अनुसार अगर बात की जाए तो सभी जो युवा वैज्ञानिक हैं उदार सोच वाले हैं और कोई उदार सोच वाला अंधविश्वासी नहीं है। तो इस प्रकार कथन से यह स्पष्ट है कि सिर्फ युवा वैज्ञानिक ही उदार सोच वाले हैं, न कि सभी वैज्ञानिक। कुछ ही हैं, सभी तो हैं नहीं। तो किसी जो सभी वैज्ञानिक हैं वो सिर्फ युवा वैज्ञानिक ही हैं, अंधविश्वासी नहीं है। तो वैज्ञानिक अंधविश्वासी हैं तो अंधविश्वासी जो है वैज्ञानिक नहीं है, अर्थात कथन में युवा व्यक्ति की चर्चा नहीं की गई है। युवा व्यक्ति की चर्चा नहीं की गई है और इस प्रकार जो नहीं की गई है तो ये जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थात ना तो निष्कर्ष के अनुसार कोई वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है और कोई युवा अंधविश्वासी नहीं है। तो सी जो हो जाएगा या तो फर्स्ट या तो सेकंड सही है, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, कन्फर्म नहीं है कि फर्स्ट सही है कि सेकंड सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22। 22 में दिया गया है, चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के माध्यम से देखते हैं। तो चित्र दिए गए हैं, एक ये डायग्राम दिया गया है और 4 और दिए गए हैं। इनमें देख लेते हैं कौन सा सही है, जो कि रीजनिंग का प्रश्न है। तो ये दिए गए आकृति में दर्पण पर प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो एक चित्र दिया गया है, इसके माध्यम से ये देखना है कि दर्पण प्रतिबिंब यानी जो शीशा हमारा होता है, शीशे में चित्र हमको कैसा दिखाई पड़ेगा या महसूस करेगा। तो सबसे पहले तो ये नीचे है, तो इधर जब आएगा तो ये भी नीचे ही आएगा। एक बात तो ये तय है, एक बात तो ये तय है कि ये नीचे ही आएगा और इधर आएगा। और ये ऊपर जो ये डायग्राम दिया गया है ये ऊपर जाएगा, तो ये नीचे और ऊपर, इस तरह के डायग्राम हमको कहाँ मिल रहे हैं? एक ऊपर होगा, ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा। अर्थात अगर यहाँ मिरर रखते हैं तो एक ये ध्वज टाइप का होगा, लगा होगा। तो यहाँ जो ऊपर वाले में होगा वो बना होगा। तो ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला बना हुआ है। अर्थात इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन में दिख रहा है, ऐसा ए दिख रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका हमारा जो है सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रीजनिंग और मैथ से सवाल समाप्त होते हैं। अब आ जाते हैं सीधा जीएस पे, जो कि अनेक प्रश्न हमको मिलेंगे, 120 क्वेश्चन उनका जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हुए इस सवाल का हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दिया गया है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। बिहार में ऑपरेशन चलाया गया जो प्रहार नाम से संबंधित है, और ये किसके लिए चला गया? तो दोस्तों कोविड-19 टीकाकरण से है, या साक्षरता अभियान से है, या धूम्रपान निषेध से है, या शराबबंदी से है। तो बिहार में शराबबंदी हुई है और ये शराबबंदी से है। अर्थात अपराध को मुक्त करने के लिए बिहार की परिकल्पना को सरकार के द्वारा बिहार पुलिस ने वर्ष 2022 में ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की, और इस ऑपरेशन के माध्यम से आपराधिक घटनाओं में शामिल आरोपियों के साथ शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध ऑपरेशन जो है प्रहार संचालित किया जा रहा है। तो ये शराबबंदी से संबंधित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है 23 नंबर। दोस्तों 23 नंबर की बात की जाए तो 23 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया। अर्थात किसको दिया गया, तो नेल्सन मंडेला को दिया गया, बिल क्लिंटन को दिया गया, और एडोल्फ हिटलर को दिया गया, या बोरिस एल्सिन को दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो हो जाएगा नेल्सन मंडेला को दिया गया, जो कि ऑप्शन ए में है। दोस्तों याद रखना है, नेल्सन मंडेला सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये दिया कब गया, तो ये 1990 में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 की बात की जाए तो इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, या नयनतारा सहगल। तो 25 नंबर की बात की जाए तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो अब्दुल कलाम आजाद जी हैं, जो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखित ये पुस्तक है, और इसका प्रकाशन ओरिएंट लागमैन के द्वारा वर्ष 1959 किसमें की गई, 1959 में की गई। और इस पुस्तक में अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपने अनुभव पर, अर्थात जीवन में जितनी भी अनुभव उन्होंने प्राप्त की और सभी को दर्ज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 26। 26 देख लेते हैं दोस्तों। तो ये है, जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। तो जंतर मंतर का निर्माण आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और ये किसके शासनकाल में किया गया, तो अकबर में किया गया। शाहजहां ने करवाया, या शिवाजी ने करवाया, या दोस्तों महाराजा जय सिंह ने करवाया। तो दिल्ली में है जंतर मंतर, और इसका सही जवाब है वो हो जाएगा, अर्थात जंतर मंतर ये जयपुर की बात की जा रही है। तो जयपुर में जो है ये जंतर मंतर स्थित है, और इसका निर्माण मुगल काल से चला आ रहा है। तो ये सवाई राजा जय सिंह ने किया था, और ये मुबारक महल के बाहरी प्रांगण में स्थित है, जो सम्राट यंत्र, राम यंत्र और राम विलय यंत्र, कपाली यंत्र, जंतर मंतर ये वेधशाला के प्रमुख यंत्र हैं, जिनसे सूर्य और चंद्र की गति और तारों की स्थिति का शुद्ध रूप दर्शाई गई है। और 1 सेकंड में 10वें हिस्से तक ठीक ठाक समय ज्ञात हो जाता है। तो इसी प्रकार उल्लेखनीय है कि सवाई जय सिंह ने ज्योतिष के नक्षत्र विज्ञान और अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए इन वेधशालाओं को दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी व जयपुर में बनवाई है। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, जयपुर सब में बनवाई है, और इससे जयपुर की वेधशाला सबसे तथा अत्यंत तर्कसंगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट तो ये हो जाएगा, इसका जो जवाब हो जाएगा वो महाराजा जय सिंह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर। 27 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। तो मदर टेरेसा की जन्मभूमि है, कहाँ पे है, उत्तरी मैसिडोनिया में है, या फ्रांस में है, या ग्रीस में है, या इटली में है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा उत्तरी मैसिडोनिया में है। उत्तरी मैसिडोनिया इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ये सही जवाब होगा। और मदर टेरेसा के इनके जो जन्म है वो 26 अगस्त 1910 में है, और उत्तरी मैसिडोनिया के स्कोप्जे नामक शहर में हुआ था, और ये 6 जनवरी 1929 में कोलकाता आई। इस प्रकार मदर टेरेसा ने निर्धनों और बीमार लोगों की सेवा की, और मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की, और कुष्ठ रोगियों के, नशीले पदार्थों के लती लोगों को, दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नामक संस्था की भी स्थापना की। और मदर टेरेसा ने वर्ष 1979 में इन्होंने क्या किया, नोबेल शांति पुरस्कार से इनको नवाजा गया, अर्थात इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला, जो कब मिला, 1979 में मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 28, और 28 बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन है, तो चिपको आंदोलन क्या है। तो दोस्तों ये है, छुआछूत रोकने के लिए आंदोलन है, या वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन है, या दुग्ध उत्पादन के लिए एक संघ है, या महिला सशक्तिकरण है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, या इनमें से एक अधिक है, जो भी है। तो चिपको आंदोलन की बात की जाए दोस्तों, तो चिपको आंदोलन एक है, भाले और कुल्हाड़े चमकेंगे हम पेड़ों पर चिपकेंगे, ये इसका स्लोगन है। भाले कुल्हाड़े चमकेंगे हम पेड़ों पर चिपकेंगे, ये कहना है उन स्थानीय लोगों का जिन्होंने चिपको आंदोलन के माध्यम से एक आंदोलन चलाया और पेड़ों को बचाने का काम किया। अर्थात पेड़ों पर हथियार उठेंगे, हम भी उसके साथ कटेंगे,
इसी नारे के साथ वर्ष 1973 में और 74 में पेड़ों को बचाने के लिए मंडल चमोली की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों को चिपक कर अहिंसक चिपको आंदोलन की शुरुआत की। और चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ये दो नाम आते हैं, सुंदर प्रसाद भट्ट और चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ये लोग आते हैं और ये पर्यावरण में चिपको आंदोलन को विश्व की पहचान इन्होंने दिलाई है। अर्थात पेड़ों पर चिपक चिपक करके इन्होंने पेड़ कटने से बचाने का काम किया और अपने जो है जान गंवा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जो है, अर्थात इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन था, जो बी ऑप्शन में दिया गया है। 3 नाम इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वैसे योगदान बहुत से लोगों का है, लेकिन जो पहला योगदान इनका है, अर्थात पहला इनका जो बलिदान है वो है गौरा देवी का, और ये चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 29 नंबर। दोस्तों 29 नंबर देख लेते हैं। तो यह है, विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? स्वयं को किया है तो भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है या भूटान है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी तक का तो स्वयं के हिसाब से किसी ने जो है हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया है, तो इसका ई ऑप्शन सही जवाब होगा, अर्थात किसी ने नहीं किया है। दोस्तों पूर्व में नेपाल ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था, किंतु अप्रैल 2006 की लोकतांत्रिक क्रांति की सफलता के उपरांत संसद ने 18 मई 2006 को नेपाल में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया इसको। तो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ई जो है किसी ने नहीं किया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, या 19 नवंबर को मनाया जाता है, अथवा 3 दिसंबर को मनाया जाता है, या इनमें से किसी कोई नहीं सही है। तो दोस्तों अगर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की बात की जाए तो ये मनाया जाता है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर के दिन मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में भी घोषित किया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाता है और स्वीकृति इसको प्रदान की गई मनाने की। वर्तमान में विश्व में कुल जनसंख्या का लगभग 15% जो विकलांग हैं, अर्थात 15% लोग जो हैं वो विकलांगता से ग्रसित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आता है वो है 31 नंबर। 31 नंबर देख लेते हैं। तो दोस्तों 31 नंबर हमारा कहता है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? मित्रों अगर विश्व ओजोन दिवस की बात की जाए तो ये 25 दिसंबर को, 21 अप्रैल को, 16 सितंबर को या 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर इसका सही जवाब होगा। और वर्ष 1994 से ये संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने का संकल्प पारित किया। और इसी तारीख से वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा देशों द्वारा हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल है। और दोस्तों वर्ष 2022 में इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 25, यानी ग्लोबल कोऑपरेटिव प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन रक्षा करने के लिए ये वैश्विक सहयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 32 नंबर। 32 नंबर की बात की जाए तो किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 अगस्त को मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है, या 23 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 33 नंबर। 33 नंबर देख लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 23 दिसंबर हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 23 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से
किन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2022 में प्राप्त हुआ है? तो जॉन सी मैथर और जॉर्ज एफ स्मूट को किया गया है, या क्रेग सी मेलो और एंड्रॉयड जे फायर हैं, या स्टीवेन वुमेन और कर्टिस कपूर हैं, या स्वांते पाबो हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वांते पाबो, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जनवरी 2023 में किस नगर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये अमरावती है, कुर्नूल है, विशाखापट्टनम है, या विजयवाड़ा है? तो ये आंध्र प्रदेश को इसको जो है किया गया है, तो ये विशाखापट्टनम सही जवाब हो जाएगा। और जनवरी 2023 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगत मोहन रेड्डी के द्वारा अमरावती के स्थान पर विशाखापट्टनम को नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। और ध्यातव्य यानी ज्ञात रहे कि वर्ष 2020 में राज्य द्वारा कार्यपालिका और विशाखापट्टनम विधायिका हेतु अमरावती एवं न्यायपालिका हेतु कुर्नूल राजधानी नगर जो है बनाने की योजना बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 35 देख लेते हैं। तो दोस्तों 35 नंबर पर चलते हैं। और हाल ही में कौन सा नगर निगम हरित ब्रांड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहरी निकाय बना है? इंदौर है, विजयवाड़ा है, गाजियाबाद है, गुवाहाटी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों, हो जाएगा इंदौर शहर है। और बांड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहर निकाय बन गया है। और इस राशि का उपयोग और संयंत्र लगाने के लिए ये गाजियाबाद नगर निगम ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न 36। तो दोस्तों प्रश्न 36 से पहले बढ़ने से पहले हम थोड़ा सेल इसमें चेंज कर लेते हैं। चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है 36 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, जनवरी 2023 में भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम यानी TPF की 13वीं त्रिस्तरीय बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में है, न्यूयॉर्क में है, मुंबई में है, वाशिंगटन DC में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क सही जवाब हो जाएगा। और जनवरी 2023 में भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम यानी TPF की 13वीं त्रिस्तरीय बैठक 2023 वाशिंगटन DC में की गई है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। और दोनों बैठक में ये जो नेता थे दोनों देशों के, इन्होंने कामकाजी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मजबूत द्विपक्षीय व्यापार पर, आर्थिक संबंधों पर बढ़ाने पर TPF के महत्व को रेखांकित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 37 नंबर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है वर्ष 2022 में मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले की मृत्यु हो गई है। ये संबंधित थे बेल्जियम से संबंधित थे, ब्राज़ील से थे, पुर्तगाल से थे, या सेनेगल से संबंधित थे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो फुटबॉल खिलाड़ी ये पेले हैं उनकी मृत्यु जो हुई है दोस्तों वो हो गई है, वो हाल ही में मृत्यु हुई है, वो ब्राज़ील से संबंधित थे। किससे संबंधित है? ब्राज़ील देश से संबंधित थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है 38 नंबर कहता है, किसी पदार्थ की मात्रा को मौलिक इकाई क्या है? मोल है, कैंडिला है, केल्विन है, या मीटर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा मोल है। पदार्थ की जो मौलिक इकाई है वो मोल है। और किसी पदार्थ की जो मौलिक इकाई वो मोल है, ये है एक एसआई मात्रक है। और मोल जो है अवोगाद्रो संख्या ये 6.022 यानी 6.022 और इंटू 10⁻23 ये इसका मान है, होता है। और फिर बराबर के प्रमाण के होते हैं और अणु और अन्य आरंभिक कण भी होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 39 दे लेते हैं दोस्तों। 39 नंबर की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? गति है, त्वरण है, द्रव्यमान है, या भार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा द्रव्यमान, उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान, इसका उत्तर हो जाएगा। और जड़त्व जो होता है एक भौतिक गुण है इसका, जिसके द्वारा कोई वस्तु विश्राम या गति अवस्था में
परिवर्तन का विरोध करती है और द्रव्यमान वह मात्रा होती है जो पूरी तरह से जड़ पर निर्भर करती है, यानी जड़त्व पर निर्भर करती है और किसी वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा जितना कि उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 40 नंबर, उसको देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन की गति है और डॉट डॉट भरना है का एक उदाहरण है। तो घूर्णन गति का उदाहरण है या घुमाव गति का उदाहरण है या प्रक्षेप गति का उदाहरण है या रूपांतर गति का उदाहरण है। बहुत सही क्वेश्चन है। एक जो ट्रेन है वो किस घूर्णन की गति का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है रूपांतरण गति है। मित्रों रूपांतरण गति इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। और एक सरल रेखामाला लगातार साथ साथ स्थान परिवर्तन करने वाली वस्तुओं की गति में स्थानांतरण और रूपांतरित करती रहती हैं और ट्रेन की जो गति रूपांतरण गति होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है 41 नंबर कि चलो अब 41 पर चलते हैं। तो 41 नंबर कहता है एक कार की एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ है। ऑप्शन है गैर शून्य ढलान और अवरोध के साथ एक सीधी रेखा है, परवलय है, या समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा है, या वेग अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है अक्ष, समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा है। और इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम बना लेते हैं। ये इस प्रकार का डायग्राम है, अर्थात ये वाई है और ये एक्स अक्ष है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इतनी बात तो समझ में आ जाएगी। और दोस्तों ये दिया है वेग, ये क्या है वेग है और ये है समय। ये वेग है, ये समय है। और एक दिया गया है ये बिंदु है, ये क्यू है आपका, ये पी है और ये बिंदु T1 है, अर्थात समय T1 और T2 है। ये डायग्राम के माध्यम से समझा जा सकता है। तो ये वेग समय ग्राफ है, अर्थात एक तरफ वेग है एक तरफ समय है। और जो एक कार की एक समान गति इसके संबंध में अक्ष के समांतर सीधी रेखा होगी। समय वेग ग्राफ है और आच्छादित क्षेत्रफल वस्तुतः दिए गए अंतराल में चली गई दूरी को व्यक्त करता है। ये इसका रहा जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 42। दोस्तों 42 की बात की जाए तो 42 में दिया है एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वो सेकंड में जमीन पर पहुंचती है और जमीन के साथ साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा। तो 4.9 मीटर पर सेकंड, या 9.8 मीटर पर सेकंड, या 14.7 मीटर पर सेकंड, या 19.6 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा 9.8 मीटर, जो स्मॉल जी का मान भी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है बी बराबर यू प्लस जी टी, यानी यू जो है प्रारंभिक वेग है, बी इसका अंतिम वेग है, और जी जो है गुरुत्वाकर्षण जी है, और टी क्या है समय है। अब ये इसका मान रखते हैं तो जी का जो मान होता है हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों 43 नंबर देख लेते हैं। तो 43 नंबर दिया गया है एक जूल लगभग के बराबर होता है। तो एक जूल किसके बराबर होता है। ये होता है 0.28 कैलोरी के बराबर, 54 कैलोरी के बराबर, 0.24 कैलोरी के बराबर, या 42 कैलोरी के बराबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। और जूल और कैलोरी जो है क्षमा करना, जूल और कैलोरी जो है उसमें ऊर्जा को व्यक्त करने वाले मात्रक हैं। और एक जूल का मान जो होता है वो होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, कैलोरी के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 44 नंबर कहता है पानी का घनत्व ये भरना है पर सर्वाधिक होता है। तो 12 अंश सेल्सियस से सर्वाधिक होता है, या 8 अंश के जो है 8 अंश सेल्सियस से सर्वाधिक होता है, 4 अंश सेल्सियस है, या फिर 0 अंश से यानी बड़ा होता है।
सर्वाधिक होता है या बड़ा कह लीजिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 अंश सेल्सियस से ये सर्वाधिक होता है। तो 4 अंश यहाँ भर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है 45 नंबर। दोस्तों 45 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए यंत्र को कहा जाता है, तो ल्यूसीमीटर कहा जाता है, क्रोमोमीटर कहा जाता है, साइनोमीटर कहा जाता है, या बैरोमीटर कहा जाता है, या इनमें से कोई नाम नहीं दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, ल्यूसीमीटर। ल्यूसीमीटर इसका नाम हो जाएगा। और ल्यूसीमीटर के द्वारा दोस्तों प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। ल्यूसीमीटर जो होता है वो वाष्पीकरण को बढ़ावा देने में धूप की अवधि और तीव्रता के संयुक्त प्रभाव को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। एक्शन साइन रिकॉर्डर है ये, एक्शन साइन क्या है, रिकॉर्डर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। और प्रश्न 46 पे पहुंचते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन नंबर ये कहता है, चलो 46 पे देख लेते हैं। तो यह है, प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो सीधी रेखा पथ में, घुमावदार पथ में, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, या अपवर्तन के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये होता है। और प्रकाश तंतु जो होता है, जिसको कांच यानी सिलिका के नाम से जाना जाता है, प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार ये एक नलिका होती है जो खोखली होती है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, और इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 47 नंबर। 47 नंबर देख लेते हैं। तो 47 नंबर कहता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट से बना होता है, मैग्नीशियम से बना होता है, क्या लेड से बना होता है, क्या टिन से बना होता है, या टंगस्टन से बना होता है? तो दोस्तों ये बना होता है टंगस्टन से, क्योंकि हम बचपन से रटते आए हैं कि जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और सरल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसकी थोड़ी डिटेल से बात कर लेते हैं। तो बिजली का जो बल्ब होता है उसमें फिलामेंट टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। और टंगस्टन धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है। इसका सही पॉइंट है कि इसका गलनांक जो होता है अधिक होता है, और इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, आर्गन जैसी अक्रिय गैसें भरी जाती हैं जो क्रिया न कर सकें, क्योंकि निर्वात में उच्च ताप पर टंगस्टन धातु का वाष्पीकरण हो जाता है, और ये वाष्पीकृत होकर बल्ब की दीवारों पर चिपक जाते हैं, जिसे ब्लैकनिंग यानी ब्लैकनिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 48। 48 देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 48 नंबर। एक तत्व की परमाणु संख्या से निर्धारित होती है, किससे होती है? परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के जोड़ से निर्धारित होती है, या परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है, या तत्व की संयोजकता से निर्धारित होती है, या परमाणु के प्रोटोनों से यानी प्रोटॉनों से कहते हैं, कहने का मतलब होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के जो है ये जोड़ के बराबर होता है, अर्थात इसकी परमाणु संख्या परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 49 नंबर। दोस्तों 49 नंबर की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन गति के केंद्र के चारों ओर घूमता है। तो रूपांतरण की गति होती है, स्पिन की गति होती है, कक्षीय गति होती है, या कंपन गति होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा कक्षीय गति होती है। कक्षीय गति इसका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर की संख्या का मान होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो कोषों की संख्या के मान के बराबर होती है, कोषों भर दिया जाएगा। और आवर्त सारणी जो होता है, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या समान होती जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसमें भरना है पानी से कम होता है, उसका क्वथनांक कम होता है, उसका घनत्व कम होता है, उसकी श्यानता कम होती है, या उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, उसका क्वथनांक कम होता है।
ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 52 नंबर। 52 को देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन मौजूद होते हैं? 1, 2, 4 और 3, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसके 4 अणु जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, KMnO4, ये जिसको लाल दवा के नाम से जाना जाता है, इसका पूरा नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट का आणविक सूत्र होता है KMnO4 और इसके एक अणु में 4 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर। 53 नंबर देखते हैं। तो इसमें दिया गया है सोने और चांदी शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, या मैलेइक अम्ल है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। और नाइट्रिक अम्ल जो है सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका जो फार्मूला होता है HNO3, इसका सूत्र होता है और ये धातुओं के साथ क्रिया नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 54 नंबर। 54 नंबर देखते हैं। तो दोस्तों ये 54 नंबर हमारा है, हाइड्रोजन की खोज के लिए कौन उत्तरदायी है? ये हैं डेविड बुशबेल और जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या हेनरी कैवेंडिश, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा डी, हेनरी कैवेंडिश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन एक जो है रासायनिक तत्व है, ये आवर्त सारणी के प्रथम तत्व में रखे जाते हैं और प्रकृति में ये द्विआण्विक गैस के रूप में पाया जाता है। इसकी जो खोज हुई है वो 1766 ईस्वी में हुई थी। तो किस में हुई है? 1766 ईस्वी में हुई है और हेनरी कैवेंडिश ने की थी इसकी खोज। एंटोनियो लेवासिए ने इसका नामकरण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 55। 55 को देख लेते हैं। तो ये दिया गया है डाउन सिंड्रोम डॉट डॉट है जो बौद्धिक कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है। तो ये जीवाणु जनित रोग है, या आनुवंशिक रोग है, या जीवाणु जनित रोग है, या कवक जनित रोग है, अथवा इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवंशिक रोग है। ये आनुवंशिक रोग है और जो जेनेटिक डिजीज होता है उसमें व्यक्ति में 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कापी पाई जाती है, इसलिए इस विकार को ट्राइसोमी भी कहते हैं। इस रोग के कारण शरीर और मानसिक विकास में बहुत धीमापन एवं अक्षमता आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 56। 56 को देख लेते हैं। तो यह है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? टेंडिन है, पल्प है, या इनेमल है, या रूट है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये, डेंटिन हो जाएगा। डेंटिन सबसे बड़ा दंत ऊतक है और दांत का अधिकांश भाग इनेमल और डेंटिन से ही बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 57। इसको देख लेते हैं। 57 नंबर कहता है दिल में ऊपर के छोटे कच्छों को कहा जाता है? तो एट्रिया कहा जाता है, वेंट्रिकल कहा जाता है, या सेप्टमस कहा जाता है, या एओर्ट्रा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, एट्रिया कहा जाता है। एट्रिया इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के 2 छोटे कक्षों को अलिंद और एट्रिया तथा नीचे के 2 कक्षों को निलय या वेंट्रिकल जो है कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 58। 58 देख लेते हैं। तो 58 नंबर कहता है रेयान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम से प्राप्त किया जाता है, काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, ऊन से प्राप्त किया जाता है, अथवा कपास से किया जाता है, या पांचवा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशों को रेयान कहते हैं और ये काष्ठ लुगदी के सेलुलोज से बनाया जाता है। अर्थात काष्ठ का मतलब होता है वुड यानी लकड़ी और लुगदी का होता है पल्प, को रेयान भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 60। 60 को देख लेते हैं। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, कानपुर में है, मुंबई में है, या नासिक में है, या इनमें से कहीं नहीं, या एक से अधिक उत्तर है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो मुंबई हो जाएगा। जो RBI का मुख्यालय है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, वो मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना जो हुई है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई है।
1 अप्रैल 1935 को हुई है और ये बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ शुरू हुई थी। और जनवरी 1949 कब? जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में है और रिजर्व बैंक के 31 क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न शहरों में भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 61 नंबर। 61 को देख लेते हैं। तो दोस्तों 61 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो एकाधिपत्य है, पूर्ण स्पर्धा है, या अल्पाधिकार है, या अपूर्ण प्रतियोगिता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा पूर्ण स्पर्धा के साथ हो जाएगा, अर्थात भी इसका सही जवाब होगा। और पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार संरचना है जिसमें व्यक्तिगत फर्मों के मध्य में विरोधाभास अनुपस्थित होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता को ऐसे बाजार के ढांचे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक व्यक्तिगत फर्म वस्तु की बाजार कीमत को बिल्कुल भी प्रस्तावित यानी प्रभावित नहीं कर सकती। इसका सटीक उदाहरण होता है कृषि बाजार। कृषि बाजार इसका सही उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 62। 62 को देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों, भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों जैसे कि डिब्बाबंद फलों के पेय पदार्थों, फलों के जैम, क्रैश, स्क्रैश, अचार, निर्जलित फल उत्पादों और फलों के अर्क को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार का चिन्ह मार्क अनिवार्य है। तो ये है BEE स्टार रेटिंग या FPO या हॉलमार्क या ISI या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी FP और वो इसका सही जवाब हो जाएगा। और पैक किए गए फलों के पेय पदार्थ, फल, जैम, क्रैश, स्क्रैश, अचार, निर्जलित फल जो उत्पाद होते हैं और फलों के अर्क को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 अनुसार इसका पालन करते हुए मानक अधिनियम में प्रणालन चिन्ह अनिवार्य है। और FPO मार्क सुनिश्चित करता है कि उत्पाद स्वच्छ है और इसको बनाने में अत्यधिक जो है स्वच्छता का ध्यान रखा गया है और वातावरण में निर्मित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 63 नंबर। 63 नंबर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका प्रश्न है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों की अवधारणा में निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, या आयरलैंड है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अर्थात मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है ये संविधान के संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं और ये भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक के मूल अधिकारों के मध्य में वर्णित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 64 नंबर। 64 देख लेते हैं। तो दोस्तों 64 नंबर कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 37 है, अनुच्छेद 32 है और अनुच्छेद 46 है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 इसका सही जवाब होगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित किया गया है। ये अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 65। 65 को देख ले। 65 नंबर दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? क्या अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, या अनुच्छेद 356 के तहत किया जाता है, 350 के, या अनुच्छेद 325 के तहत किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ये राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 66। 66 को देख लेते हैं। तो यह है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है इसको देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चयन जो है 5 वर्षों के लिए होता है और वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं और लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। और डी ऑप्शन हमारा कहता है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों और इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात लोकसभा। इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा और ये होगा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव को माध्यम से राष्ट्रपति अनुमोदन से इनके पद से इनको हटाया जा सकता है। सी जवाब इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है 67 नंबर। इसको देख लेते हैं। तो ये है
संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, राज्यसभा करती है, रक्षा मंत्रालय करता है, प्रधानमंत्री कार्यालय करता है, या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड करता है, या इनमें से कोई नहीं करता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एक, यानी राज्यसभा करता है। ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों राज्यसभा जो है अर्थात संवैधानिक संशोधन को राज्यसभा और लोकसभा दोनों द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं और दोनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव को अधिनियम के रूप में परिणित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 68 नंबर देख लेते हैं। दोस्तों 68 नंबर कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 फर्स्ट के अनुसार निम्नलिखित में से ये सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि वार्षिक आय और व्यय का वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं लोकसभा और सभापति और राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात राष्ट्रपति। इसका सही जवाब हो जाएगा जो बी में वर्णित है। अर्थात भारत के संविधान का अनुच्छेद 112 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वो वार्षिक आय और वार्षिक व्यय का वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा और वार्षिक आय तथा व्यय के विवरण को भारत में केंद्रीय बजट के रूप में ये जाना जाएगा। और भारत जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को आर के खड़मुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 69। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार सेवारत हो सकता है? 3 बार, 5 बार, 7 बार या 2 बार या अनगिनत बार? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये अनलिमिटेड हो सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है अर्थात इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 के कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है। और कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है इसकी कोई सीमा नहीं रखी गई है। जब तक वो जीतता जाएगा तब तक वो बनता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 70 नंबर कहता है उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत के संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो दोस्तों यह है जस्टिस रामास्वामी और जस्टिस सुब्बा राव और जस्टिस महाजन या जस्टिस वीर स्वामी, और यह इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये जस्टिस रामास्वामी। जस्टिस रामास्वामी इसका सही जवाब होगा। और जस्टिस रामास्वामी जो उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे और इनके खिलाफ स्वतंत्र भारत के संसद में महाभियोग का प्रस्ताव भी पेश किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 71 नंबर, इसको भी देख लेते हैं। तो 71 नंबर कहता है अधीनस्थ न्यायालयों की पर्यवेक्षण कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है, या जिला न्यायालय करता है, या क्या उच्च न्यायालय करता है, या संसद करता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च न्यायालय करता है। जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनका जो पर्यवेक्षण होता है यानी उनकी जो मॉनिटरिंग होती है, देख रेख होती है, वो उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 72 को देख लेते हैं। तो 72 नंबर कहता है ये निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो यह है नियंत्रक एवं महालेखक लेखा परीक्षक, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, या लोकपाल और लोकायुक्त, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अर्थात ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 73 नंबर, 73 भी देख लेते हैं। तो 73 नंबर कहता है निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? क्रम सूची कहा जाता है, चुनाव गणना कहा जाता है, मतदाता सूची कहा जाता है दोस्तों, या चुनाव सूची कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं कहा जाता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ये मतदाता सूची के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसको वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। और ये निर्वाचक नामावली को सामान्यतः मतदाता सूची कहा जाता है और निर्वाचक नामावली निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 74 नंबर, इसको भी देख लेते हैं। 74 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री चुनते हैं? अर्थात निम्नलिखित में से कौन अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं? तो यह सत्ताधारी दल के सदस्य हैं, विपक्षी दल के सदस्य हैं, राज्य के राज्यपाल हैं, या भारत के राष्ट्रपति है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जो सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 75 नंबर। 75 की बात करें तो ये भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुसूचियों में से
किसमें राज्यों के परिषद को सीटों का आवंटन का उल्लेख मिला है? चौथी है, तीसरी है, दूसरी है और पहली है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो चौथी है। चौथी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 76 नंबर कहता है कि 73वें संविधान संशोधन यानी 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? क्या 4 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, या 5 वर्ष होता है, या दोस्तों अनलिमिटेड होता है, अर्थात इसमें से कोई उत्तर ही नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी 5 वर्ष के लिए ये होता है। 5 वर्ष इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 77। चलिए 77 देख लेते हैं। तो 77 नंबर कहता है कि सेना द्वारा प्रशासन के न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के लिए बाद ये कायदे कानून को भी कहते हैं, अर्थात क्षमा करना, एक बार पुनः पढ़ देते हैं। तो ये है, सेना द्वारा प्रशासन का न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तख्तापलट कहते हैं, हड़ताल कहते हैं, मार्शल लॉ कहते हैं, या राजनीतिक बंदी कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्शल लॉ इसको कहा जाता है, अर्थात मार्शल लॉ सुने होंगे, लगा दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और विशेष परिस्थितियों में जब ये किसी देश की न्याय व्यवस्था और प्रशासन को सेना अपने हाथ में ले लेती है तो इस नियम को जो है मार्शल लॉ के तहत रखा जाता है, अर्थात मार्शल लॉ कहा जाता है कि वहाँ लग गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 78 नंबर। तो इसको देख लेते हैं। निम्न में से किसने 1876 में कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी है? दोस्तों वो हैं अरविंदो घोष हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, या व्योमकेश चंद्र बनर्जी हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारतीय संघ की स्थापना कलकत्ता में करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की संस्थाओं की सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण थी उनकी जो है नींव रखी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 79। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, या ए ओ ह्यूम थे, या डब्ल्यू सी बनर्जी थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तो इनमें से तो कोई होगा जरूर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के संस्थापक थे अर्थात जिसने नींव रखी थी, तो वो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई है वो 1885 में हुई है। कब हुई है? 1885 में हुई है। और ये किसके द्वारा हुई है? तो ये हुई है ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई है, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। और इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। अर्थात इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो वो 72 प्रतिनिधियों ने, यानी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्षता की वो व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 80 को देख लेते हैं। तो 80 नंबर ये कहता है दोस्तों, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? तो क्या 13 अप्रैल 1867 को हुई थी, या 15 जून 1947 को हुई थी, या 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, या 17 मई 2011 को हुई थी, या इनमें से कोई किसी में नहीं हुई थी? तो दोस्तों वो 13 अप्रैल 1919 को, वैसे आप 1919 याद रखिएगा तो ये बड़े आसानी से याद हो जाएगा। अर्थात 13 अप्रैल 1919 को जो है जलिया बाग त्रासदी हुई थी, अर्थात ये घटना घटी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 81 नंबर। 81 नंबर ये कहता है, स्वराज पार्टी की स्थापना नहीं की थी, तो किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी, सुखदेव और राजगुरु ने की थी, अरुणा आसफ अली और सुभाष चंद्र बोस ने की थी, या दोस्तों इसमें से किसी ने नहीं की थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और कब की गई थी? तो ये जनवरी 1923 में की गई थी। कब की गई थी? जनवरी 1923 में की गई थी। इसका दोस्तों विशेष ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 82 देख लेते हैं। तो 82 नंबर कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था? तो यह है 15 दिसंबर 1929 को, 15 दिसंबर 1929 को, या 26 दिसंबर 1929 को, या
30 नवंबर 1929 को। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 19 दिसंबर 1929। कब? 19 दिसंबर और 1929 को जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तिरासी। तिरासी नंबर देख लेते हैं। तो 83 नंबर मित्रों ये कहता है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ का एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो यह राजगोपालाचारी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 84 नंबर। 84 नंबर देख लेते हैं। तो ये कहता है दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई के निम्न में से किसने लड़ी है? तो क्या कृष्ण गोपाल कर्वे ने लड़ी है, या सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी है, या भीमराव अम्बेडकर ने लड़ी है, या बिपिन चंद्र पाल ने लड़ी है, या इनमें से कहीं नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित समाज के लिए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 85 नंबर। 85 नंबर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये कहता है कि 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से शहर को समाप्त हुई है, और ये अमृतसर शहर है, यानी अमृतसर शहर है, ग्वालियर है, बड़ौदरा है, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा कहते हैं बड़ौदरा जो गुजरात में पड़ता है, और लखनऊ है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात ग्वालियर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 85। एक मिनट, 85 हो गया। 86 नंबर है दोस्तों। 86 नंबर देख लेते हैं। तो 86 नंबर ये कहता है कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, ये कथन किसने कहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो ये गुरु नानक देव ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, या पोप पोल सिक्स ने कहा था, या ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, या इनमें से किसी ने नहीं कहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका महात्मा गांधी के साथ जाएंगे। महात्मा गांधी इसका सही जवाब होगा। और धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, ये कथन जो है महात्मा गांधी के का है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 87 नंबर। 87 देख लेते हैं। तो दोस्तों 87 नंबर ये कहता है कि महात्मा गांधी ने किसको दीनबंधु की उपाधि दी थी? तो अब्दुल गफ्फार खान को, CF एंड्रूज के, राजेंद्र प्रसाद को, या रविंद्रनाथ टैगोर को, या इनमें से किसी को नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने CF एंड्रूज को दीनदयाल बंधु की उपाधि दी थी, अर्थात जो इसका जवाब होगा वो CF एंड्रूज हो जाएगा, अर्थात ये बी के साथ हम जाएंगे। बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है 88 नंबर। 88 दिया गया है, यह पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो ध्रुव तारा है, सूर्य है, और डार्क स्टार है, या सीरियस है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात सूर्य हो जाएगा। और पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारा सूर्य को पृथ्वी सौरमंडल का एक हिस्सा है, और वो सूर्य का चक्कर लगाती है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 89। 89 नंबर कहता है कि खगोलीय पिंड जिससे अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है? तो तारा कहते हैं, सूर्य कहते हैं, ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो होगा दोस्तों सी, ग्रह कहते हैं इसको। इसको जो है ग्रह कहते हैं। और खगोलीय पिंड जिससे अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है और उन्हें ग्रह कहा जाता है। ग्रहों का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, और सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा जो है प्राप्त करते रहते हैं, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रह, अर्थात सी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो नेपच्यून का है, यूरेनस का है, शनि का है, या शुक्र का है? तो मित्रों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये, अर्थात नेपच्यून इसका सही जवाब होगा ये ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न
तो 92 नंबर हमारा है। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा जीरो अक्षांश पर स्थित है? क्या भूमध्य रेखा है, क्या कर्क रेखा है, मकर रेखा है, या मानक मध्य रेखा है, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे मित्रों ध्यान रखना, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये भूमध्य रेखा हो जाएगा। भूमध्य रेखा इसका सही जवाब होगा, अर्थात ऑप्शन ये जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 93। 93 देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? तो क्या छानना जिम्मेदार है, क्या वाष्पीकरण और संघनन जिम्मेदार है, क्या वाष्पीकरण जिम्मेदार है, या संघनन जिम्मेदार है, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पीकरण और संघनन इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। अर्थात वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रक्रियाओं को शामिल होने में वाष्पीकरण का होना आवश्यक होता है, और वायु का संभार जो तरंग के रूप में उत्थान और वायु का जो है ठंडा होना संघनन होता है। जब वायु से उपस्थित जल वाष्प तरल अवस्था में परिवर्तित होकर भूतल पर गिरती है तो इसे वर्षा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 94। 94 देखते हैं तो दोस्तों हमारा सही जवाब है भारत का, अर्थात भारत के उत्तर में स्थित है। तो क्या है? प्रधान मध्य रेखा स्थित है, मकर रेखा है, कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो इसका मित्रों सही जवाब हो जाएगा वो भूमध्य रेखा हो जाएगा, अर्थात डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 95। 95 को देखते हैं तो ये है भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? क्या गोवा की है, उड़ीसा की है, केरल की है, महाराष्ट्र की है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थात इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब? इनमें से कोई नहीं। और भारत की तटरेखा की जो कुल लंबाई है वो है 7516.6, यानी 7516 ये हो जाएगा 6। और इसकी जो है ये लंबाई है, और भारत में सबसे अधिकांश तटरेखा की लंबाई गुजरात राज्य में है। और मैप आप जब देखते होंगे तो ये पोर्शन देखते होंगे, ये जो है ये पोर्शन पूरा गुजरात के अंतर्गत आता है। इधर हो जाएगा पाकिस्तान, इधर हिंदुस्तान, ये एमपी हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा जो एमपी हो जाएगा, अर्थात मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इधर महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 96। 96 देख लेते हैं। 96 नंबर है भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH4 है, NH44 है, NH10 है, या NH5 है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा NH44, यानी NH44 इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 97। 97 नंबर देख लेते हैं तो ये है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? तो क्या ध्रुव तारा कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, ग्रह कहते हैं, या खगोलीय पिंड कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल हो जाएगा। नक्षत्र मंडल इसका सही जवाब होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 98। 98 को देख लेते हैं तो दोस्तों 98 कहता है भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? क्या जनवरी मार्च में की जाती है, फरवरी और अप्रैल में की जाती है, सितंबर अक्टूबर में की जाती है, और सितंबर और जनवरी में की जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सितंबर अक्टूबर में की जाती है। इसकी कटाई सितंबर और अक्टूबर में की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न हमारा है 99। 99 को देख लेते हैं तो यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? पंजाब है, कर्नाटक है, राजस्थान है, और यूपी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में जो है सूरजमुखी की खेती अग्रणी रूप से की जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं नंबर, क्या देखते हैं? 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर है भारत का राज्य और ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो गुजरात है, हरियाणा, राजस्थान है, और उत्तर प्रदेश है। और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अर्थात राजस्थान हो जाएगा। भारत का जो राजस्थान है ऊर्जा उत्पादन के अग्रणी देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 101। दोस्तों 101 नंबर कहता है भारत की कच्ची तेल की रिफाइनरी की स्थापना की गई थी? तो बॉम्बे हाई यानी बॉम्बे हाई में की थी, डिगबोई में की थी, या लंकेश्वर में की थी, या बरौनी में की गई थी, या इसी में से किसी में नहीं की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डिगबोई में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 102। दोस्तों 102 की बात की जाए तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से जोड़ता है। तो कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ता है, और फाजिल्का को इस माणा से जोड़ता है, कानपुर को सिल्वर से यानी
सिलचर को जोड़ता है, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फालिजा फाजिल फाजिल्का को माड़ा, अर्थात इसका सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 103 दोस्तों, 103 देख लेते हैं। तो ये है, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस है, बुध है, शुक्र है, वरुण है और पृथ्वी है। तो इसमें से कौन सा जवाब सही उत्तर होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। 130 नंबर 103 नंबर देख लेते हैं। तो 103 नंबर के पास ही है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वरुण हो जाएगा। अर्थात 103 का सी हो जाएगा, ये वरुण हो जाएगा। अर्थात वरुण जो है, इसका नाम है नेपच्यून, जो सूर्य के सर्वाधिक दूर होने के कारण इसे सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। और यहाँ पर सतह का तापमान लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात वरुण का तापमान हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 104। 104 देख लेते हैं। तो टाटा और लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, ये होती है बैलोडेला से, क्योंझोर से और मयूरभंज से या सिंहभूमि से। अर्थात इसका जवाब जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिंहभूमि से है। इसका जवाब सिंहभूमि से है और सिंहभूमि इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 105। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात पांचवा क्वेश्चन है, बिहार राज्य में अवस्थित निम्न देशांतरों के मध्य है, लगभग 84 अंश और 88 अंश है, लगभग 80 और 84 अंश है, लगभग 80 और 88 अंश है, या 82 और 85 अंश है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ये, लगभग 84 से पूर्व और 88 से पूर्व इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 106 नंबर देखते हैं। तो 106 नंबर दिया गया है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार के वर्गीकृत किए जा सकते हैं और इनमें से कौन सा एक वर्गीकरण का अंग नहीं है? यहाँ परिचालन का पर्यावरण है, मौलिक पर्यावरण है और सांस्कृतिक पर्यावरण है, जैविक पर्यावरण है। तो इसका सही, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये, परिचालन और पर्यावरण। परिचालन और पर्यावरण इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और ये समानता पर्यावरण को भौतिक जो है पर्यावरण, अर्थात वातावरण को सांस्कृतिक, जैविक पर्यावरण, इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। और भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृतियों, जलवायु, जलवाष्प, मृदा, चट्टाने, खनिज, जलाशय, मृदा, चट्टाने और सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत निर्मित गतिविधियाँ होती हैं, वो इन्हें धर्म और नैतिकता के प्रथाएँ जो है गोचा, अर्थात लोकाचार, विधि, व्यवहार, प्रतिमान और गतिविधियों में शामिल होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 107। 107 की देख लेते हैं। तो 107 नंबर कहता है, ये कहता है जहाँ जीव रहता है उसका सटीक जगह को कहते हैं आवास कहते हैं, परितंत्र कहते हैं, निषेध कहते हैं या व्यायाम कहते हैं। तो दोस्तों इसका सवाल का जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, आवास कहा जाता है। आवास इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 108। 108 देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, नाभिकीय दुर्घटना से, भूकंप से, बाढ़ से या अम्लीय वर्षा से। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, अर्थात नाभिकीय दुर्घटना हो जाएगी। 108 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा नाभिकीय दुर्घटना। नाभिकीय दुर्घटना इसका सही जवाब होगा। फिर चलिए 109 को देखते हैं। तो 109 नंबर कहता है, भारत के किन स्थानों में से कौन सा स्थान मैग्रीव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? क्या काजीरंगा है, साइलेंट वैली है, सुंदरबन है, हिमालय की तराई है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 180, अर्थात सी इसका सही जवाब होगा। 109 का सी, सुंदरबन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हमारा दिया गया है 110 नंबर है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। इसका सही जवाब पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों द्वारा जो है बांग्लादेश और पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण अत्यधिक ग्रस्त है। और भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में आर्सेनिक जल प्रदूषण का मामला सामने आया है, जो भारत के 7 राज्य यानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। और
ये ज्ञात रहे कि अगस्त 2019 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च जल जीवन मिशन जो है आर्सेनिक के उपचार की व्याख्या की गई है, अर्थात ये व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 111 देख लेते हैं। तो 111 नंबर कहता है यह चेंचूस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में संबंधित है? नागालैंड से, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल या इनमें से किसी में नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना से संबंधित है। और तेलंगाना की जनजाति है ये। और इसके अलावा ये जनजाति आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में भी पाई जाती है। और ये जनजाति अभी भी जीवन यापन के लिए केवल शिकार पर निर्भर है और ये कृषि कार्य नहीं करती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 112 देख लेते हैं। तो दोस्तों 112 हमारा है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों इसका सही जवाब होगा। और भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2021-22 में ये 33.95 मिलियन टन, कितना है 33.95 जो है मिलियन टन गेहूं जो है इसका उत्पादन किया है, जो भारत में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो किया है उसका उत्पादन हुआ है 22.42 मिलियन टन। और पंजाब के द्वारा जो किया गया है, पंजाब है दोस्तों, ये है 14.82 मिलियन टन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 113 नंबर कहता है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र है, अर्थात महाराष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 114 देखते हैं। तो ये है निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटकीय प्रदूषक है? ये सीवेज है और दूसरा है एस्बेस्टस है और प्लास्टिक है, तीसरा है पॉलीथीन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो सीवेज हो जाएगा। सीवेज इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों ऐसा प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण विघटन किया जाता है उनके जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं और ये पारिस्थितिक तंत्र के उपयोगी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सीवेज है, कागज़ है, लकड़ी है, ये सभी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 115 नंबर देखते हैं। तो दोस्तों 115 नंबर कहता है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है और मीथेन है। तो दोस्तों ये इसका सही जवाब जो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, अर्थात CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। और मोटर कार ये सिगरेट के जो अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और ये रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके अस्थायी यौगिक बना लेती है। और इसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचने पाता है, अर्थात ये मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 116 देखते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ऊपरी गंगा नहर है, त्रिवेणी नहर है, शारदा नहर है या पूर्वी यमुना नहर है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिवेणी नहर हो जाएगा। और ये नहर जो है गंडक नदी के पानी से आता है, ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 117 नंबर देखते हैं। तो ये भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों में सबसे बड़े भंडार हैं? तो पश्चिम में है, दक्षिण में है, उत्तर में है, दक्षिण पूर्व में है या उत्तर पूर्व में है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्व इसका सही जवाब होगा। और भारत में दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं, अर्थात छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार और उड़ीसा का पठार इसी क्षेत्र से अवस्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 118 नंबर देखते हैं। तो ये है निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों यानी मोटामॉर्फिस चट्टान से संबंध करेंगे? तांबा है, गारमेंट है, तांबड़ा है या मैग्नीज है और पाइराइट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको कहते हैं गार्नेट यानी तांबड़ा नाम से जाना जाता है। और कायांतरित चट्टानें जो हैं अन्य चट्टानों के रूप में साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परतदार आग्नेय शैलों को होती हैं, अर्थात शैलों का ये होता है, परंतु कभी कभी रूपांतरित शैल का भी रूपांतरण हो जाता है, अर्थात इस क्रिया को पुनः रूपांतरण कहते हैं। और गारमेंट का संबंध
कायांतित चट्टान से है और गारमेंट का निर्माण आग्नेय चट्टानों के कायांतरण से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर, अर्थात 119 नंबर है। इसमें है इनमें से कौन नवीनीकरण संसाधन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल की ऊर्जा, ऊर्जा की सूर्य की ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो हो जाएगा ई हो जाएगा, अर्थात इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। और नवीकरण संसाधन जो है, नव्य संसाधन को पारिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन इसका होता रहता है और समानता नवीकरणीय संसाधनों में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन शामिल किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए तो सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये सभी ऊर्जा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 120 और आज का अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं, या आइसोबार कहते हैं, या कंटूर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इसको आइसोहाइट कहते हैं, अर्थात समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं इनको आइसोहाइट या सम वर्षा कहते हैं। और समान तापमान दर्शाने वाले रेखाएं जो होती हैं इनको आइसोथर्म के नाम से जाना जाता है। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार यानी समदाब कहते हैं, जबकि समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है इसको समोच्च रेखा कहते हैं, अर्थात कॉन्टूर लाइन के नाम से जाना जाता है। ये कंटूर लाइन इंग्लिश लिखा हुआ है, अर्थात इसकी हिंदी हो जाएगी, इसको समोच्च रेखा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे 120 प्रश्न। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मित्रों यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।